हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज हम कल्चर एंड हेरिटेज की क्लास 2 आप सबके लिए लेकर के आए हैं। आपने क्लास 1 को बहुत बहुत पसंद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए आज की क्लास में हम जितनी भी टाइमलाइन अपने क्लास फर्स्ट में देखी थी उसके आगे की टाइमलाइन देखेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज की क्लास में हम पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो क्लास फर्स्ट में अपनी टाइमलाइन देखी थी यानी कालक्रम, उसमें मैंने आपको बताया था कि कालक्रम काफ़ी बड़ा है, उसे एक ही क्लास में कवर करने पर हो सकता है कि आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाए या फिर आप एक क्लास में इसे अच्छे से समझ ना पाएँ। तो फर्स्ट क्लास में हमने जो टाइमलाइन देखी थी, टाइमलाइन यानी कि किस काल के बाद कौन सा काल आया, टाइमलाइन जिसे कि हिंदी में आप बोल सकते हैं कालक्रम, वो हमने देखी थी मगध तक। अगर आपने हमारा क्लास फर्स्ट देखा है आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज का, तो हमने जो टाइमलाइन में लास्ट में तक देखा था वो था मगध राज्य के बारे में। 16 महाजनपद की हमने बात की थी जिसमें जो मगध था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था और मैंने कहा था कि इसके आगे की टाइमलाइन को हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम मगध से आने वाली टाइमलाइन को देखेंगे। तो देखिए, मगध आया और मगध के बाद आई हरण्यकाश डायनेस्टी, हरण्यकाश के बाद आई नंदास डायनेस्टी और नंदास के बाद आई मौर्यास डायनेस्टी। लेकिन हरण्यास और नंदास के बीच में एक डायनेस्टी और आई जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये आपको याद रखना है, HSNM। आप इसको HSNM के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं या यदि फुल नाम को आप याद रख पाएँ तो बहुत ही अच्छा। डायनेस्टी से आप समझते हैं ना वंश, जैसे पहले मगध वंश चला, फिर हरण्यकाश वंश चला, फिर नंदा वंश चला, फिर मौर्य वंश चला और हरण्यकाश और नंदास के बीच में ही एक वंश आया जो कि है शिशुनाग। तो आप समझ गए। एक बार फिर से इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मगध, मगध के बाद हरण्यास, हरण्यास के बाद आया शिशुनाग डायनेस्टी जिसका बहुत ही कम टाइम पीरियड रहा इसलिए इसको बीच में देखेंगे। लेकिन हरण्यास के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई और फिर उसके बाद आई नंदास डायनेस्टी, फिर आई मौर्यास। और ये सब कहाँ पर हो रहा है? ये सब हो रहा है नॉर्थ इंडिया में। ये जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं, जितने भी वंशज हैं, ये सारे के सारे नॉर्थ इंडिया में हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में। अब यहाँ पर मौर्यास के बाद मौर्य वंश जो रहा वो दो चीज़ों में डिवाइड हुआ। वो दो चीज़ें क्या हैं? चलिए देखते हैं। दो में से आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मौर्यास जिस समय शासन कर रहे थे उस समय, आप हिस्ट्री में तो आप हमेशा सुनते रहते हैं कि लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी, युद्ध वगैरह होते रहते थे। तो होता क्या है कि जब मौर्यास का शासन चल रहा होता है, तो जब उनके शासन की एंडिंग का समय आ रहा होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान इस मौर्यास डायनेस्टी में दो प्रकार के हमले होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल हमला, एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से जो हमला होता है, और एक होता है इंटरनल हमला। इंटरनल यानी जो अंदरूनी रूप से हमले होते हैं, यानी जो अंदर ही अंदर हमले होते हैं उन्हें इंटरनल बोलते हैं और जो बाहर से आक्रमण किया जा रहा होता है उसे एक्सटर्नल बोलते हैं। तो एक्सटर्नल में हमें क्या क्या देखना है कि सबसे पहले मौर्यास का एंडिंग के बाद इंडो ग्रीक्स आए जिसका जो मेन हेड रहा वो था मिलिंद, उसके बाद शाकाज आए, उसके बाद पार्थियंस आए और उसके बाद कुशानास आए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इनकी चीज़ों में ध्यान क्या क्या रखना है? एक तो इनके नाम ध्यान रखने हैं, किस क्रम में आए ये क्रम आपको ध्यान रखना है, और दूसरा इसके कौन कौन से मेन रूलर हुए और इन्होंने क्या क्या काम किया, जिसे आगे हम थोड़ा बहुत और भी अपने क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल चूंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख रहे हैं, सिर्फ टाइम लाइन देख रहे हैं, कालक्रम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ क्रम ही देखेंगे, क्रम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्सटर्नल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मौर्यास की एंडिंग हो रही थी, मौर्यास का अंत हो रहा था, तो एक्सटर्नल रूप से जो मौर्यास के बाद आए, जो बाहरी रूप से आए, उनमें थे इंडो ग्रीक्स, उसके बाद शाकास, उसके बाद पार्थियंस, उसके बाद कुशानास। हिंदी में भी इनको ऐसा ही बोला जाता है, बस आप डायनेस्टी की जगह वंश बोल सकते हैं। और जो इंटरनल रूप से इनके ऊपर आक्रमण करके आए थे वो थे शुंगास, शुंगास के बाद कनवास, कनवास के बाद गुप्तास और गुप्तास के बाद पुष्यभूति। और पुष्यभूति का ही एक बहुत ही फेमस रूलर हुआ है हर्षवर्धन। अगर आपने प्राचीन भारत को पढ़ा हुआ है यानी कि एंसाइंट हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है तो ये सारे नाम आपने सुने होंगे। और यदि उन्हें उसे नहीं भी पढ़ा है तो आर्ट एंड कल्चर में भी हमें टाइमलाइन को समझने के लिए कि किस काल के बाद कौन सा काल आया, किस वंश के बाद कौन सा वंश आया, ये जानने के लिए हमें ये टाइमलाइन पता होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वहाँ पे आपको जैसे नाम दे देंगे, शुंगास दे देंगे, कनवास दे देंगे, गुप्तास दे देंगे और आपसे कह देंगे कि इनको कालक्रम में बताइए। कालक्रम में बताने का मतलब क्या है कि पहले कौन आया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब इंटरनल रूप से मौर्यास पर आक्रमण हुए तो उसमें सबसे पहले शुंगास आए, फिर कनवास आए, फिर गुप्ता आए, उसके बाद
पुष्य भूतियाय। तो ये जो टाइम लाइन है ये आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना और इस टाइम लाइन को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना है ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो और ये नाम को देखते ही आप बेहद ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, वो हम बात कर रहे थे नॉर्थ इंडिया की। उसके अलावा भारत में उस समय कई प्रकार के रीजन थे, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, डेक्कन रीजन हो गया। तो उसी समय पे जिस समय पे मौर्य वंश के बाद शुंगास कनवास नॉर्थ इंडिया में बन रहे थे, उसी समय यानी उसी टाइम पीरियड के दौरान एक डेक्कन रीजन था इंडिया में। उस रीजन में कौन सा वंश उदय हो रहा थी, कौन सी डायनेस्टी विकसित हो रही थी? उस डायनेस्टी का नाम है सातवाहनास डायनेस्टीज। सातवाहनास ये उस समय की है जिस समय कनवास भी चल रहे थे और मौर्यास भी चल रहे थे। यानी मौर्य के बाद जो कनवास तुंगास जो आ रहे थे, जिस समय नॉर्थ इंडिया में उन लोगों का एक तरह से वंश आ रहा था, डायनेस्टी आ रही थी, उसी टाइम पर डेक्कन रीजन के अंदर सातवाहनास आ रहे थे। और उसी टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में कौन आ रहा था? वो नॉर्थ इंडिया की बात की हमने, अब ये साउथ इंडिया में कौन आ रहा था? एक आ रहे थे चालुक्यास, एक आ रहे थे पल्लवास। अब ये हमें नाम इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हम आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज को जब भी पढ़ते हैं तो किस वंश ने क्या चीज़ बनाई। जैसे पहले वाले क्लास में हमने पहले टाइमलाइन को देखा था और टाइमलाइन के बाद हमने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्या क्या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स एग्जाम में आते हैं और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार जो आगे की टाइमलाइन हमने आपको इस क्लास में बताई है मगध से लेकर के अभी आपको चेला तक मिलेगी। तो ये जो टाइमलाइन है इसमें भी इन्होंने भी कई आर्किटेक्चर वर्क किए हैं या कई पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं या कई चीज़ें ऐसी की हैं जो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आती हैं। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जब पल्लवास आए साउथ इंडिया में तो पल्लवास ने सबसे पहले केव टेम्पल बनाए। केव टेम्पल का मतलब होता है गुफा वाले टेम्पल बनाए। एक ऐसा टेम्पल बनाया जो गुफा को काट कर बनाया गया और बिल्कुल गुफा जैसा ही डिज़ाइन दिया गया। उसके बाद उन्होंने टेम्पल बनाया, यानी केव टेम्पल से वो टेम्पल की ओर आए और ये सब उन्होंने किस स्टाइल में बनाया, किस शैली में बनाया? ये सब बनाया द्रविड़ स्टाइल में। इसी प्रकार जो चालुक्यास रहे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अहोल और पट्टादकल इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किया। इंस्क्रिप्शन एक प्रकार की भाषा, एक प्रकार की लिखित भाषा जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हमें नाम पता है। तो चालुक्यास ने अहोल और पट्टादकल इंस्क्रिप्शन का प्रयोग किया। तो ये हम जब आर्ट एंड कल्चर का एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें आती चलेंगी। क्योंकि अभी हम सिर्फ कालक्रम देख रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में शुंगास कनवास गुप्तास आ रहे थे उसी टाइम पर डेक्कन रीजन में सातवाहनास आ रहे थे और साउथ इंडिया में एक तरफ आ रहे थे चालुक्यास और एक तरफ आ रहे थे पल्लवास। और इसके बाद इसी रीजन में यानी कि साउथ इंडिया के टाइम पर ही चालुक्यास और पल्लवास के बाद आए चोलास, चेरास, पांड्यास। तो ये जो क्रम है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, किस डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, ये जो क्रम है, ये जो टाइम लाइन है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और आपको अगर टाइम लाइन पता नहीं है तो ये क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाते हैं। तो आई होप कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कालक्रम हमारा क्लियर हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो। तो आगे हम जो आर्ट एंड कल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे थे, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमारी क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर क्रोनोलॉजी को देख लीजिए, कर लीजिए। मगध के बाद आई हरण्यास, हरण्यास के बाद आई बीच में शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंदास, नंदास के बाद मौर्यास। फिर मौर्यास पे दो तरह से आक्रमण हुए, एक बाहरी आक्रमण, एक अंदरूनी आक्रमण। जो बाहरी आक्रमण हुए उसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर शाकाज आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुशानास आए। और एक तरफ उन मौर्यास के ऊपर अंदरूनी आक्रमण हुए, उनमें सबसे पहले आए शुंगास, फिर कनवास, फिर गुप्तास, फिर पुष्यभूति। इसके बाद हम इसी टाइम पे डेक्कन रीजन में देखेंगे सातवाहनास आए और साउथ इंडिया में देखेंगे चालुक्यास आए और पल्लवास आए। और साउथ इंडिया में उसी टाइम पर आए चोलास, चेरास, पांड्यास। तो ये हमारी टाइमलाइन, ये हमारा कालक्रम। यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं उसे हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो क्लास फर्स्ट पढ़ा है उसमें हमने स्कल्पचर के बारे में पढ़ा था, यानी मूर्ति कला। स्कल्पचर यानी मूर्ति कला। तो उसमें हमने देखा था, एक तो सील्स देखे थे, सील्स के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ हमने ब्रॉन्ज फिगर देखे थे यानी कांसे की कुछ मूर्तियाँ, और टेराकोटा का भी देखा था जो कि भुनी हुई मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं उस भुनी हुई मिट्टी के मटेरियल को ही बोलते हैं टेराकोटा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सील्स की कि सील्स किस प्रकार की बनाई जाती थी और सील्स का मेन यूज़ क्या था। पहली बात तो ये जो सील्स होती थी ये
स्टेटाइल से बनी होती थी, मेड बाय स्टेटाइल। इसके अलावा इनका जो यूज़ होता था ये मतलब इनमें जो स्क्रिप्ट लिखी होती थी, इनमें कुछ एक लैंग्वेज लिखी होती थी। वो लैंग्वेज अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, बट उसको बोलते थे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। यानी इस पर जो स्क्रिप्ट लिखी होती थी उसे बोलते थे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। इस पर किस किस चीज़ के इंप्रेशन होते थे, यानी किस किस इस चीज़ पर चित्र बने होते थे, किस चीज़ के, ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर सबसे ज़्यादा एनिमल के इंप्रेशन होते थे, और कौन से एनिमल के इंप्रेशन होते थे ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो यूनिकॉर्न बना होता था, हम्प्ड बुल, टाइगर, राइनोसोरस, एलिफेंट, बुफेलो, बाइजन, गोट, मार्कर, आइबेक्स, क्रोकोडाइल, ये सब बने होते थे। अब ये मार्कर और आइबेक्स कौन से जानवर हैं, तो ये उस टाइम की बात है। आप समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत पुरानी सभ्यता का हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी सभ्यता है। तो उस समय पे कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते, बट हमें उनका नाम पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे फंसा सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो सील्स का प्रयोग होता था, पहला तो सील्स का प्रयोग क्यों होता था ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। दूसरा, ये सील्स किस चीज़ की बनी होती थी, तो आपको ध्यान रखना है ये स्टेटाइल की बनी होती थी। और तीसरा, ये पूछा जा सकता है कि इस पर कौन से एनिमल्स बने होते थे। तो आप कई चार पाँच नाम दे देगा। जैसे मान लीजिए कि यूनिकॉर्न नाम दे दिया, एलिफेंट नाम दे दिया, और उसके बाद नाम दे दिया काऊ एंड हॉर्स। जबकि काऊ और हॉर्स तो उस समय की स्टील्स पे नहीं होते थे। आपने काऊ एंड हॉर्स का नाम यहाँ पे पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये कंफ्यूज कराने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में। ये फोकस करना है आपको बहुत अच्छे से। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सील्स स्टेटाइल के बने होते थे, इस पर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी, एनिमल इंप्रेशन होते थे। और कौन से एनिमल्स के इंप्रेशन होते थे, यूनिकॉर्न के, हम्प्ड बुल के, टाइगर, राइनोसोरस, एलिफेंट, बफेलो, बाइजन, गोट, मार्कर, आइबेक्स एंड क्रोकोडाइल्स के। ये जो सील्स होती थी ये प्राइमरली यूज होती थी फॉर कॉमर्शियल पर्पस। अब समझिए कि इसका यूज़ क्या था। देखिए, जैसे आप अभी आज के समय की अगर बात करें, समझने के तौर पर समझिएगा, आज के समय की अगर बात करें तो आप जब कोई लीगल काम कराने जाते हैं, मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनवाने जाते हैं किसी भी लॉयर के पास या किसी भी ऐसे गजटेड ऑफिसर के पास, तो आप देखते होंगे कि वो एक मोहर लगाते हैं आपके जो पेपर होता है, लीगल पेपर होता है। तो वो जो मोहर है वो क्या प्रदर्शित करती है कि आपका जो ये लीगल पेपर है ये पूरी तरह से वेरीफाई हो गया है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी प्रकार उस समय पे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इन सील्स पर कुछ चीज़ें बनी होती थी, जैसे कि एनिमल्स के इंप्रेशन, कुछ स्क्रिप्ट जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इनका प्रयोग क्या होता था कि जब ये लोग व्यापार करते थे, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, क्योंकि इसी समय ये वही टाइम पीरियड है जिस समय ट्रेडिंग हो रही थी। ये वही समय है जिस समय अर्बन सिविलाइजेशन विकसित हो रही थी। तो उस टाइम पर व्यापार होता था। तो व्यापार में जब सामान इधर से उधर आता था, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो ऐसे में इस सील्स का प्रयोग क्यों किया जाता होगा कि इस सील्स के थ्रू वेरीफाई किया जाता होगा अपने व्यापार के बारे में, डिटेल को वेरीफाई किया जाता होगा। अब चलिए सील्स दिखती कैसी है, एक बार इसकी इमेज देख लेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सील्स होती थी इस प्रकार की, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ये ऐसा जानवर सा कुछ बना हुआ है और ये कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, कुछ अजीब सी भाषा जो अभी तक हम समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए हैं, बट इस स्क्रिप्ट को बोला जाता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हैं सील्स, इन्हें ही बोला जाता है सील्स। अब हमने सील्स के बारे में देख लिया, तो सील्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस सील है जिसका नाम मैंने आपको क्लास फर्स्ट में भी बताया था, उसका नाम है पशुपति सील। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपति सील। अब इसको दो और नामों से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग नामों से जब कोई चीज़ जानी जाती है तो हमें वो सारे नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो अलग नाम करके क्वेश्चन को हार्ड बना देता है और हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, जबकि हमने पढ़ा होता है, बट उसका नाम थोड़ा सा चेंज होता है। तो पशुपति सील को एक तो बोलते हैं महायोगी सील, दूसरा बोलते हैं प्रोटोसिवा सील। प्रोटोसिवा सील का मतलब ऐसा है कि कुछ उसमें शिवजी टाइप की मूर्ति ऐसा कुछ लगता है कि बनी हुई है, बल्कि ऐसा है नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितनी भी सील्स के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें एनिमल इंप्रेशन होते थे, बट जो पशुपति सील है इस पर ह्यूमन फिगर बना होता था। अभी आप फोटो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें एनिमल नहीं बना है, उसमें ह्यूमन बना है, यानी कि उसमें एक जानवर की छवि नहीं है बल्कि उसमें एक मानव की छवि बनी हुई है। तो ह्यूमन फिगर इज द मेन एंड लार्जेस्ट एलिमेंट था इस पशुपति सील में, इसीलिए ये जो सील है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो सील है ये भारत में ही इस समय पे मौजूद है, जो कि एक हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है और म्यूजियम में रखी हुई है। इसमें अर्लीस्ट डिपिक्शन थे, अर्लीस्ट डिपिक्शन यानी ये सबसे पुरानी मानी जाती है, बहुत पुरानी, बहुत स्टार्टिंग के पीरियड की मानी जाती है। और ये मिली कहाँ थी, ये मिली थी मोहनजोदारो में। ये तो हमने क्लास फर्स्ट में देखा था कि पशुपति सील हमें कहाँ से मिली, मोहनजोदारो से। तो चलिए अब पशुपति सील की एक बार हम इमेज देख लेते हैं। ये है वो पशुपति सील। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई जानवर को एक मतलब जानवर बने हैं, बट जानवर को यहाँ क्लैरिफाई नहीं किया गया। जो बीच में जो व्यक्ति बैठा है इसको ज़्यादा प्रकट करने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति बीचों बीच बैठाला गया, जबकि अभी तक सब जानवरों को बीच में बैठाला जा रहा था। ये ऐसा एक व्यक्ति बना हुआ है
और इस पर ये ऐसा एक मुकुट बना हुआ है जो कि प्रदर्शित करता है कि ये बहुत ही उस समय के बहुत प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति रहे हों या कोई देवता रहे हों या समथिंग कुछ हो, बट किसी ह्यूमन की इंप्रेशन ही नज़र आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें इसके अलावा भी इसमें कुछ एनिमल्स भी बने हुए हैं, जैसे कि ये टाइगर बना हुआ है, ये राइनोसॉरस बना हुआ है, और ये एलिफेंट बना हुआ है, और ये बफेलो बनी हुई है। तो ये 4 एनिमल भी है, बट मेनली जो ये पशुपति सील है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मोहनजोदड़ो से मिली है और इस पर ह्यूमन इंप्रेशन है। अभी तक जितनी थी उसमें ह्यूमन इंप्रेशन था ही नहीं, बट इसमें है। तो हमें क्या क्या पढ़ना था स्कल्पचर में? सील पढ़नी थी, ब्रॉन्ज फिगर पढ़ने थे, टेराकोटा पढ़ने थे, जिसमें से हमने सील को पढ़ लिया है। इसमें ये 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि पहले तो सील क्या चीज़ है, सील का प्रयोग क्या है, सील में क्या क्या है वो मैंने बता दिया आपको, और वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सील है पशुपति सील, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज फिगर के बारे में, कांसे की जो मूर्तियाँ होती थी उसके बारे में। ब्रॉन्ज फिगर जो है, पहली बात तो ये वाइड स्केल प्रैक्टिस होती थी ब्रॉन्ज कास्टिंग की, जिसको बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? देखिए, लॉस्ट वैक्स टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि पहले मान लीजिए हमें कोई मूर्ति बनानी है, मान लीजिए मुझे कोई ऐसी एक मूर्ति बनानी है और मैं ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक के माध्यम से बनाना चाहती हूँ। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि जो वैक्स है यानी कि जो मोम है उसे पिघलाकर मैं पहले एक मूर्ति का शेप दे दूंगी। उसके बाद जिस भी मटेरियल को मैं उसमें डालना चाहती हूँ, मान लीजिए मुझे ब्रॉन्ज को डालना है, कांसे को डालना है, तो जब वो मोम सूख जाएगी तो हम उसके अंदर इस मटेरियल को डाल देंगे और उसके बाद जब ये थोड़ा सा शेप ले लेगी उसके बाद जो ये मोम है इसे पिघलाकर निकाल देंगे, तो जो मटेरियल हमने अंदर डाला है वो पूरा का पूरा उस मूर्ति का आकार ले लेगी। इसी को बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर ब्रॉन्ज कास्टिंग टेक्निक। ब्रॉन्ज फिगर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको मैंने क्लास फर्स्ट में भी बताया था वो है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल इज अ प्री हिस्टोरिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मेड इन लॉस्ट वैक्स टेक्निक इन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो। द डांसिंग गर्ल इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है डांसिंग गर्ल? क्योंकि ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, यानी कांसे का एक ऐसी मूर्ति कला जो बहुत पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मूर्ति मानी जाती है ब्रॉन्ज की, जिसका कि नाम है द डांसिंग गर्ल। चलिए इसकी फोटोग्राफ देख लेते हैं। पहली बात तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में मैंने जो आपको बताया था वो यहाँ पे एक डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि पहले ये ऐसा वैक्स का एक बनाया पुतला टाइप, फिर इसमें ये जो ब्रॉन्ज है इसे इंसर्ट किया गया और उसके बाद में इसको हमने अलग कर लिया। तो जो हमारा मटेरियल निकल के जो हमारी मूर्ति आई वो पूरी की पूरी ब्रॉन्ज की आई। इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक या फिर ब्रॉन्ज कास्टिंग। ये नाम अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो हम डांसिंग गर्ल की बात कर रहे थे और डांसिंग गर्ल की फोटो मैंने आपको क्लास फर्स्ट में दिखाई थी। तो ये है हमारी द डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदड़ो से मिली। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है और वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्कल्पचर है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रॉन्ज का बना है, वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। तो ब्रॉन्ज फिगर में एक तो हमारी इंपॉर्टेंट थी डांसिंग गर्ल, दूसरा ब्रॉन्ज में एक बुल है, ब्रॉन्ज बुल, जो हमें कालीबंगन से मिला। इसका आपको बस नाम ध्यान रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज का ऐसा कौन सा फिगर है जो कालीबंगन में पाया गया। तो कालीबंगन में जो ब्रॉन्ज का फिगर मिला वो है ब्रॉन्ज बुल। इसके बाद हम बात करेंगे टेराकोटा की। टेराकोटा जो है, मैंने आपको बताया था कि भुनी हुई मिट्टी से जो मटेरियल बनता था उसको टेराकोटा बोलते थे और उससे कई प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर क्रूड इन शेप एंड फॉर्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मूर्तियां बनती थी बहुत ही क्रूड होती थी शेप में एंड फॉर्म में। जैसे कि अभी ब्रॉन्ज फिगर में हम लोगों ने देखा कि एक वैक्स के बाद उसमें एक मेटल को डाला जा रहा है, ब्रॉन्ज को डाला जा रहा है, फिर भी इतनी फाइन मूर्ति निकल के आ रही है डांसिंग गर्ल की। बट जो टेराकोटा की मूर्तियां होती थी वो तो मिट्टी से बनती थी और मिट्टी से किसी भी मूर्ति को बनाना थोड़ा ईजी होता है किसी मेटल की तुलना में, फिर भी ये उतनी सुंदर मूर्तियाँ नहीं होती थी, क्रूड होती थी। और इसमें जो फेमस मूर्ति टेराकोटा की कौन सी है? जैसे ब्रॉन्ज फिगर में फेमस मूर्ति थी डांसिंग गर्ल की, वैसे टेराकोटा में जो फेमस स्कल्पचर है वो है मदर गॉडेस का। ये हमें मिला बहुत सारी इंडस सिटी से। तो जो मदर गॉडेस की मूर्तियाँ मिली हैं वो सिर्फ एक सिटी से नहीं मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी की सभ्यता की कई सिटी से हमें मिली हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं इसमें ये वाली जो है ये है मदर गॉडेस की मूर्ति, मदर गॉडेस। और ये सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं ये टेराकोटा की बनी हुई है, यानी भुनी हुई मिट्टियों की बनी हुई है। और आप इनका शेप देख पा रहे हैं कि जो हमने ब्रॉन्ज का स्कल्पचर देखा था डांसिंग गर्ल उसकी तुलना में थोड़ा सा क्रूड है, थोड़ा सा उतना फाइन नहीं बना जितना कि वो फाइन बना था, जबकि ये मिट्टी का बना हुआ है, थोड़ा फाइन हो सकता था मेटल की तुलना में, बट ये थोड़ा सा एक अपोजिट सिचुएशन है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रीस्ट किंग स्कल्पचर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है, मोस्ट फेमस स्टोन स्कल्पचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी स्टोन का बना हुआ, पत्थरों का बना हुआ एक बहुत सुंदर मूर्ति कला जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान मिली। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ब्रोकन है, यानी टूटी हुई अवस्था में मिली हुई है एट द बॉटम यानी नीचे से, एंड पॉसिबली अनफिनिश्ड। और ऐसा भी माना जाता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो कि जिन्होंने ये मूर्तियाँ निकाली हैं उनके द्वारा, कि हो सकता है कि टूटी हुई ना हो बल्कि ये बनी ही आधी हो यानी अनफिनिश्ड हो।
तो ये जो प्रीस्ट किंग का स्कल्पचर है, ये आपको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये स्टोन से बना हुआ स्कल्पचर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें मिला, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता के दौरान मिला। ये है वो प्रीस्ट किंग जिसको मैंने क्लास फर्स्ट में भी आपको दिखाया था, और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा इनके बारे में देख पा रहे हैं। और बस आपको ध्यान ही देना है कि ये स्टोन की बनी हुई मूर्तियाँ होती थी, स्कल्पचर्स होते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्टोन का बना हुआ है और इस पर ये बहुत प्यारा फ्लावर पैटर्न भी है बना हुआ, और ये थोड़ी सी बॉटम से यहाँ पे टूटी हुई है, बट बहुत ही फाइन बनी हुई है, बहुत ही उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी बनी हुई है। आज के समय पे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि स्टोन से भी ऐसी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है, क्योंकि आज के समय तक के लोग ये जो इस प्रकार की कला है इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो ये हमारा यहाँ पर इंडस वाली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में हमने सील्स के बारे में देखा, हमने ब्रॉन्ज फिगर के बारे में भी देखा, और हमने टेराकोटा स्कल्पचर के बारे में भी देखा। और ये सब किस चीज़ का है? ये सब है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें क्या क्या मिला जो कि आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और आज की क्लास में मगध से लेकर के पांड्यास तक, चोलास, चेरास, पांड्यास तक के टाइमलाइन को भी अच्छे से पढ़ लिया है। और आज ही की क्लास में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो क्लोज हो गया। देखिए, आर्ट एंड कल्चर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक है यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से, उसको बोलते हैं नितिन सिंघानिया की बुक। अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नितिन सिंघानिया की यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है आर्ट एंड कल्चर के प्रोस्पेक्टिव से। उसी से हम अपने ये नोट्स को बना रहे हैं। तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला चैप्टर था और उससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने 2 क्लास में कवर कर ली। पहले चैप्टर को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, और साथ के साथ हमारी टाइमलाइन को भी हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की पढ़ेंगे, क्योंकि अब मौर्य की बात होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा मौर्य वंश में कौन कौन सी चीज़ें बनी। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा कि सील्स आई, ब्रॉन्ज फिगर्स आए, टेराकोटास के कुछ स्कल्पचर्स आए, उसी प्रकार मौर्य वंश के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली हमें खुदाई से, उसको हमें अच्छे से समझना है, पढ़ना है, जो कि हम क्लास 3 में देखेंगे। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे पहला टॉपिक कंप्लीट होता है आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज का, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मौर्य का आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमने आपको क्लास फर्स्ट में ही बता दिया था कि जो आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज का जो ईपीएफओ एपीएफसी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसकी एक डेमो पीडीएफ यानी क्लास 1 की जो पीडीएफ है, क्लास 1 की जो पीडीएफ है वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है हमारे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हमने क्लास 1 में ही आपको बता दिया था कि जो नेक्स्ट जो आपकी पीडीएफ होगी क्लास 2 से लेकर के, वो सारी पीडीएफ पेड है। तो उसके लिए अगर आप एपीएफसी का ये कंप्लीट पीडीएफ पैकेज लेना चाहते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको कल्चर एंड हेरिटेज के, अदरवाइज आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी लॉ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इंश्योरेंस की भी पीडीएफ मिलेंगी 499 में। और ईओ के लिए अगर आप पीडीएफ का पैकेज लेना चाहते हैं तो 399 में आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और मैंने आपको एक और ऑफर दिया था कि अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट की ही पीडीएफ लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं, या फिर कल्चर एंड हेरिटेज की ही पीडीएफ लेना चाहते हैं, या सोशल सिक्योरिटी लॉस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप एक टॉपिक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए 200 पे कर सकते हैं और आपको एक टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को परचेज करने के लिए सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, हमारा ईमेल आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जितनी भी हमारी फ्री पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।